बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है दैट इज लाइट रिएक्शन। पहला स्टेप क्या है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है उसको हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन के उन्वान से भी स्टडी किया। लाइट रिएक्शन में एक साइक्लिक पाथवे है, एक नॉन साइक्लिक पाथवे है। अच्छा, इन दोनों पाथवेज के प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो इन दोनों पाथवेज के प्रोडक्ट्स दोज आर ATP एंड NADPH2। इन दोनों के पाथवेज जो हैं वो क्या हैं? ATP और NADPH2। अच्छा, अब ATP और NADPH2 ये दोनों आते हैं डार्क रिएक्शन में। सही, डार्क रिएक्शन वो स्टेप है जिसके अंदर एक कंपाउंड बनता है एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। वो कंपाउंड क्या कहलाता है? ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये एक और ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बनाता है? ये मिलकर पहले फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता है, बाद में उससे क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन हम लिखते हैं तो रिएक्शन के अंदर हम क्या कहते हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमें देता है ग्लूकोज, साथ में 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब अभी तक हमने जो रोल स्टडी किया है जो कि केमिकल इक्वेशन के अंदर गिवन है, वो सिर्फ किसको डिस्कस किया है? रोल ऑफ वाटर को डिस्कस किया है हमने। ठीक है। नॉन साइक्लिक पाथवे में हमने कहा कि फोटोलाइसिस होती है और उसमें हमने ये कहा कि ये जो फोटोलाइसिस हो रही है तो इस फोटोलाइसिस के अंदर जो ऑक्सीजन बन रहा है वो एयर में रिलीज होगा और इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो किसके पास आ रहा है? NADPH2 के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? NADPH2 जो है उसके पास आ रहा है। अब वाटर को हमने डिस्कस कर लिया। रिएक्टेंट्स में जो दूसरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स में जो दूसरा रिएक्टेंट है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बनता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड असल में फिक्स होता है किसके अंदर? वो कार्बन डाइऑक्साइड असल में फिक्स होता है डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन जिसका दूसरा नाम क्या है? विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्रयू बेंसन और मेल्विन केल्विन के नाम पर केल्विन बेंसल साइकिल, या इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, या लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे। तो इसका दूसरा नाम है C3 साइकिल या इसको कहा जाता है केल्विन बेंसन साइकिल, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे। लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे भी इसको कहा जाता है। अब देखें, इस डार्क रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं। इस डार्क रिएक्शन के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इसका है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। पहला स्टेप इसका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से पहले हमें एक कंपाउंड जो है उसको समझना होगा। चैप्टर नंबर 2 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरे तरह का कार्बोहाइड्रेट वो है जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। सही। अब जैसे ग्लूकोज है तो ये क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला हेक्सोस मोनोसैकेराइड है। इसी तरीके से कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला हेक्सोस मोनोसैकेराइड क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। इसी तरीके से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला 5 कार्बन का मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर, उसका नाम क्या है? राइबोज। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला किसका? कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला जो 5 कार्बन क्या होगा? मोनोसैकेराइड होगा, उसका नाम है राइब्यूलोज। उसका नाम क्या है? राइब्यूलोज। तो राइब्यूलोज में कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। अब यहां पर देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 5 और 5 कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की तादाद मैं नहीं लिखूंगा, मॉलिक्यूल की तादाद नहीं लिखूंगा। उसके लिए डायग्राम हमने बनाया है, ये मॉलिक्यूल्स की तादाद को शो कर रहा है। हम सिर्फ कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो ये कौन सा कंपाउंड है? दिस इज राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज बिसफॉस्फेट
तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ क्या मिलता है, इधर देखिए, राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ कौन सी चीज मिलती है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, समझ आ गई है। अच्छा, ये जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं इसके साथ मिलते हैं तो ये एक 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। तो ये क्या है, दिस इज ए 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। तो चूंकि कंपाउंड अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, लिहाजा ये स्प्लिट हो जाएगा। ये कंपाउंड जो है ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। किस चीज के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, 3 कार्बन के कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाएगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ है तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है, यानी इसके जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। पहला स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसने की है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एक एंजाइम ने की है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसने की है, एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या है, रुबिस्को। सो रुबिस्को स्टैंड्स फॉर राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, और ये कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है। लेकिन यहां पर इस एंजाइम का काम सिर्फ किसका है, कार्बोक्सिलेज का है, यानी यहां पर ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर रहा है। यहां पर ये सिर्फ किसकी फिक्सेशन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर रहा है। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय एंजाइम मैंने बताया कि ये कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है, लेकिन यहां पर चूंकि इसका काम सिर्फ किसका है, कार्बोक्सिलेज का है, यानी ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर रहा है। अब जरा इधर देखिए, तवज्जो, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट का मतलब ये है कि एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पर है और एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 के ऊपर है। एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 के ऊपर और एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 के ऊपर है, समझ आ रही है। अच्छा, अब यहां पर ये 5 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। जब इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में, एक कार्बन डाइऑक्साइड में है ना, तो ये एक कार्बन इनके साथ मिल जाएगा। तो अब ये 5 कार्बन नहीं रहे, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। लेकिन 6 कार्बन क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड। और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कितने कंपाउंड हैं, 1 2 और 3 है। तो अगर आप इसको यूं समझ ले, देखिए 6 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स या 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, एक ही बात है ना। 6 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स से क्या बना, 3 कार्बन के 6, नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं आया है। 6 6 6 18 और 3 3 3 3 3 3 18 कार्बन वैसे ही हैं। फॉस्फेट को देखें, 2 फॉस्फेट एक कंपाउंड के साथ, 2 फॉस्फेट एक कंपाउंड के साथ, यहां पर टोटल कितने फॉस्फेट हैं, 6 फॉस्फेट हैं। और इधर कितने हैं, यहां पर भी 6 हैं, यानी कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इन डार्क रिएक्शन इज 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड या ग्लाइसेरेट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। अच्छा, अगला स्टेप जो है वो बहुत जरूरी है, और अगला स्टेप जो जरूरी है समझने वाला, वो क्या है, देखिए अगले स्टेप के अंदर 6 एटीपीज यूटिलाइज होंगे। अगले स्टेप में कितने एटीपीज यूटिलाइज होंगे, 6। अगर आप स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखें तो देखें, यहां पर कार्बन नंबर 1 के ऊपर फॉस्फेट है, नहीं है। इधर कार्बन नंबर 1
6 के 6 मॉलिक्यूल्स के कार्बन नंबर 1 के साथ फॉस्फेट आ चुका है। 6 के 6 मॉलिक्यूल्स के कार्बन नंबर 1 के साथ क्या है, फॉस्फेट आ चुका है। तो ऊपर नहीं है, यहां पर ये कहां से आया, तो 6 ATPs कन्वर्ट हो जाते हैं 6 ADPs, 6 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं 6 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, राइट। तो अब क्या हो रहा है देखिए, 6 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से 6 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गए। तो इनके फॉस्फेट किधर गए, ये ट्राइफॉस्फेट थे, यानी हर मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट थे, अब हर मॉलिक्यूल में 2-2 फॉस्फेट हैं। तो ये 6 मॉलिक्यूल्स का एक एक फॉस्फेट किधर गया, 6 मॉलिक्यूल्स का एक एक फॉस्फेट इधर आ गया। लिहाजा पहले इसके सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट था, और अब इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी और कार्बन नंबर 3 दोनों के ऊपर भी फॉस्फेट है। तो नाउ दिस इज 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसेरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसेरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसेरिक एसिड बन गया। अच्छा अब देखें डार्क रिएक्शन का दूसरा स्टेप क्या है, डार्क रिएक्शन का दूसरा स्टेप है रिडक्शन। डार्क रिएक्शन का दूसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कह सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कह सकते हैं, सही। अच्छा तो अब ये जो कंपाउंड है 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, इसकी रिडक्शन होगी, इसकी क्या होगी, रिडक्शन, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। तो अब इसमें जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ये कहां से आएगा, नोट द पॉइंट। जैसे एटीपीज था उससे ज्यादा अहम पॉइंट क्या है, उससे ज्यादा अहम पॉइंट ये वाला है। ये वो स्टेप है जिसमें वाटर का हाइड्रोजन इंटर हो रहा है डार्क रिएक्शन में, और बाद में ये हिस्सा बनेगा किसका, बाद में ये हिस्सा बनेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो यहां पे होता क्या है, यहां पे होता ये है कि 6NADPH2, 6NADPH2 से क्या बनते हैं, उससे बनते हैं 6NADP, उससे क्या बनते हैं 6NADP। तो यहां पे हुआ क्या है, यहां पे हुआ ये है कि NADPH2 यानी असल में कंपाउंड क्या है, कंपाउंड NADP है। NADP ने हाइड्रोजन लिया किससे, NADP ने हाइड्रोजन लिया वाटर से, जो फोटोलाइसिस में हाइड्रोजन बना था। तो वो हाइड्रोजन NADP किस शक्ल में, NADPH2 की शक्ल में लाया है, किधर, डार्क रिएक्शन में, और इसने हाइड्रोजन दे दिए हैं इसको। तो अब ये क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन किस चीज की हुई है, रिडक्शन ऑफ 1,3-BPGA by NADPH2 forming अच्छा देखिए रिडक्शन हुई किसकी, देखिए इस कंपाउंड को हमने शॉर्ट क्या लिखा, 1,3 बिस, बी, पी फॉर फॉस्फेट, जी ग्लाइसेरिक, ए एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड से क्या बना है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड जो है उससे बन गया G3P, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इससे क्या बना है, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, इससे क्या बना है, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अच्छा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स बने, 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं, कितने बने हैं, 6। अब इसको भी जरा आपने गौर से देखना है, देखें अटेंशन प्लीज। ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स बने, और यहां पर क्या हुई, यहां पर हुई रिडक्शन। यहां पर ये क्या हो रही है, दिस इज
रिडक्शन। ऊपर क्या था, ये थी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अच्छा, अब देखिए 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल साइकिल में से निकल जाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल साइकिल में से निकल जाएगा। तो इसको शॉर्ट हम क्या लिखते हैं, इसको शॉर्ट हम लिखते हैं G3P। G3P, G3P स्टैंड्स फॉर G3 ऑफ पाकिस्तान के नहीं ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इससे बन गया। अच्छा, अब इसके बाद जरा गौर से देखें, यहां पे 6 मॉलिक्यूल हैं और यहां पर कितने मॉलिक्यूल हैं, 5 मॉलिक्यूल। यहां पर 6 मॉलिक्यूल है और 5 एक साइकिल में से निकल गया। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ग्लूकोज वो तो 6 कार्बन कंपाउंड है। ये तो 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज क्या है 6 कार्बन कंपाउंड। तो वो कैसे बनेगा, अब जरा गौर से देखें। ऊपर हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा, कितना लिखा है 3 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब होंगे तो इस तरह का एक कंपाउंड नहीं, इस तरह के कितने 2 कंपाउंड बनेंगे ना। जब 2-3-3 कार्बन के कंपाउंड मिल जाएंगे तो वो एक क्या बना लेंगे, हेक्सोस बना लेंगे। वो एक क्या बना लेंगे, हेक्सोस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हमने ये साइकिल लिया विथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसको 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ले लें, या ये कि आसान अल्फाज में यूं समझे कि हम इसको क्या ले लें, 2 बार ले लें, तो 3-3 कार्बन डाइऑक्साइड करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड पूरे हो जाएंगे और ये क्या बन गया G3P। तो एक की बजाय 2 बन जाएंगे और वो बाद में ग्लूकोज बनाएगा। अब इसके बाद ये जो सारे स्टेप है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, सही, ये कितने G3P हैं, तो ये भी ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही है। ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब मैं इसको प्रेजेंट करता हूं एक ग्रीन लाइन से, ठीक है। ये सारा स्टेप जो है ये डार्क रिएक्शन का क्या है, ये सारा डार्क रिएक्शन का तीसरा स्टेप है, एंड दैट इज रीजेनरेशन ऑफ RUBP। ये जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट है इसको हम RUBP शॉर्ट कहते हैं, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। तो तीसरा स्टेप जो है दैट इज रीजेनरेशन ऑफ RUBP। रीजेनरेशन जब होगी राइबुलोज बिसफॉस्फेट की, रीजेनरेशन जब होगी किस चीज की, राइबुलोज बिसफॉस्फेट की। तो इस दौरान क्या होता है, 2 फॉस्फेट रिलीज होते हैं और दरमियान में 3 कार्बन, 4 कार्बन, 7 कार्बन और 9 कार्बन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। रीजेनरेशन ऑफ RUBP। 5G3P से क्या बनता है, 5G3P से 3RUBP। 5G3P से क्या बन रहा है, 3 राइबुलोज बिसफॉस्फेट। इधर देखिए G3P ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1 2 3 4 5 से क्या बन रहा है, 1 2 3 राइबुलोज बिसफॉस्फेट। लेकिन इस दौरान क्या होता है, इस दौरान होता यह है कि 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज भी हो रहे हैं और साथ में 3 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से 3 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनते हैं, यानी 3 ATPs मजीद इस्तेमाल हो रहे हैं। 3 ATPs मजीद क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट। अच्छा, अब आगे चलें। इस दौरान 2 inorganic phosphate are released, 3 ATPs are used, 3 carbon, 4 carbon, 7 carbon and
9 कार्बन intermediates are also formed। देखें कितने काम हो रहे हैं, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं। अब और से देखें, इधर देखें, तवज्जो, 1 2 3 4 5, सही है ना। तो ये 5 फॉस्फेट हैं और इधर कितने फॉस्फेट हैं, 3, तो 2 चले गए ना। अच्छा 2 चले गए, इस स्टेप में एटीपी यूज होगा। इस स्टेप में क्या यूज होगा, एटीपी। कितने एटीपी यूज होंगे, 3 एटीपीज इस्तेमाल होंगे। थ्री एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कितने, 3 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से 3 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गए, यानी फिर एक एक किसका, फिर एक एक एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड का एक एक फॉस्फेट किसके पास चला गया, इस मॉलिक्यूल के पास आ गया। तो अब इसका एक एक फॉस्फेट इजाफा हो गया। लेकिन यहां पर इस दौरान 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 7 कार्बन और 9 कार्बन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए ये G3P G3P G3P, यहां पर हमने इसको डायग्रामेटिक शक्ल दी है, यहां पर मैंने इसको वर्ड्स की शक्ल में लिख दिया है, यानी ये और ये एक ही चीज है। 1 2 3 4 5, 5 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, G3P के, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब जरा गौर से देखते जाएं कि ये इंटरमीडिएट्स कैसे बनते हैं। देखें यहां पर ये एक G3P दूसरा G3P ये मिलेंगे तो क्या बनाएगा, 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा ना। तो यहां पर बन जाएगा यहां पर बना 6 कार्बन बिसफॉस्फेट, यहां पर क्या बना, 6 कार्बन बिसफॉस्फेट। अच्छा इसके साथ एक और G3P मिलेगा, इसके साथ क्या मिलेगा, एक और G3P मिलेगा, राइट। तो ये बन जाएगा 9 कार्बन बिसफॉस्फेट, ये क्या बन जाएगा, 9 कार्बन बिसफॉस्फेट। लेकिन अब तवज्जो की बात है, गौर से, यहां पर एक चीज मिसिंग है, एक फॉस्फेट एक फॉस्फेट एक फॉस्फेट, 3 हो गए ना। और ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का, तो 9 कार्बन कंपाउंड। लेकिन 2 क्यों, 3 होने चाहिए ना, तो 3 नहीं होते, एक रिलीज हो जाएगा, एक क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, राइट। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ, अब 9 कार्बन कंपाउंड बना। ये जो 9 कार्बन कंपाउंड है ये स्प्लिट हो जाता है 2 कंपाउंड्स में। ये 9 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है किसमें, 2 कंपाउंड्स में। एक बनता है 4 कार्बन कंपाउंड, मैंने लिखा 4 कार्बन मोनोफॉस्फेट, 4 कार्बन कंपाउंड मोनोफॉस्फेट। इसके साथ 2 फॉस्फेट थे ना, और एक क्या बन गया, ये है राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट। ये क्या चीज है, राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट। तो इसके साथ हम लिख लेंगे RUMP। इसको राइबुलोज मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं और इसको राइबुलोज 5 फॉस्फेट भी कहते हैं। 5 फॉस्फेट राइबुलोज 5, यानी कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट मौजूद है। अब जरा दोबारा से देखें, ये मिला ये और ये, इन्होंने बनाया 6 कार्बन बिसफॉस्फेट, इसके साथ एक और मिला 9 कार्बन बिसफॉस्फेट, एक फॉस्फेट निकल गया। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड एक 3 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलेगा, ये 4 कार्बन कंपाउंड एक 3 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 7 कार्बन बिसफॉस्फेट। ये क्या बनाएगा, 7 कार्बन बिसफॉस्फेट जो है वो बनाएगा। समझ आ रही है? अच्छा, अब यहां पे बना 7 कार्बन बिसफॉस्फेट। इस 7 कार्बन बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन कैसे हुई, 4 कार्बन इसके और 3 कार्बन इसके, एक फॉस्फेट इसका और एक फॉस्फेट इसका, 7 कार्बन बिसफॉस्फेट। अब एक और G3P इनके साथ मिलेगा, तो 10 कार्बन का कंपाउंड नहीं बनता, वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 5-5 कार्बन के कंपाउंड में। देखें इसमें कितने कार्बन है, 7 है ना, 7 के साथ 3 मिला लें तो 10 हो गए, तो 5 और 5 10। लेकिन अब गौर से देखें, एक फॉस्फेट ये है,
एक फॉस्फेट इसका और एक फॉस्फेट इसका, कितने हो गए? 3 हो गए ना, लेकिन ऊपर कितने हैं? 2, तो एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर निकलेगा। एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला और क्या बन गया? राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट बन गया। तो राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट के साथ क्या है? राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट के साथ एक एक एटीपी का इजाफा होगा, तो ये क्या बन जाएगा? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट बन जाएगा। अब जरा इसको दोबारा देख लें एक दफा। पहला स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किसने किया? रुबिस्को ने किया। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किस कंपाउंड में हुआ? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट में हुआ। क्या बना? 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। वो अनस्टेबल कंपाउंड स्प्लिट हो गया 2 कंपाउंड्स में, और जब 6 कार्बन के 3 कंपाउंड स्प्लिट हो गए तो क्या बन गए? 3 कार्बन के 6 कंपाउंड, 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। उस 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड के साथ एटीपी ने एक एक फॉस्फेट दे दिया, तो 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड से 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बना, और 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड जो है उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, लिहाजा ये दूसरा स्टेप है रिडक्शन। जैसे हमने मेंशन किया क्या? रिडक्शन ऑफ 1,3 BPGA बाय NADPH2 फॉर्मिंग, असल में तो दरमियान में एक एंजाइम है। असल में दरमियान में क्या है? एंजाइम है। एंजाइम कौन सा है? तो एंजाइम जो है दैट इज क्या? एंजाइम है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जो कि क्या कर रहा है? जो कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है और क्या बना रहा है? ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहा है, राइट। लेकिन हाइड्रोजन लेकर कौन आया? तो NADPH2 उसको लेकर आया, फॉर्मिंग G3P। अब कितने G3P बने? 6 G3P बने। एक साइकिल में से निकल गया, पीछे कितने रह गए? 5, और उन 5 में से दोबारा क्या बनेगा? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट बनेगा। चलें, यहां तक तो समझ आ गई है। अब एक और टेक्निकल पॉइंट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, सही देखें। हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ATPs रिक्वायर्ड और NADPH2 रिक्वायर्ड, ठीक है। दरमियान में एक चार्ट बनाते हैं। अच्छा, गौर से देखें, स्टॉप राइटिंग प्लीज, इधर देखें। हमने लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड, कितने लिए? 3। तो पहले इसी को देखते हैं। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है 3, कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? 3। इसके लिए ATPs कितने चाहिए? 6 के 9, कितने चाहिए? 9। 6 वो वाले और 3 ये वाले, 6 वो वाले और 3 ये वाले, 9। NAD2 कितने चाहिए? NADPH2 6 चाहिए। अच्छा, अब आसान सा उसूल है, MCQs जितना घुमा फिरा के आ जाए, ATP कितना चाहिए या NADPH2 कितना चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, तो आप आसान उसूल याद रखें। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद है, उससे 3 गुना ज्यादा क्या चाहिए? ATP, और दुगना NADPH2 चाहिए। 3 गुना ज्यादा ATP और दुगना NADPH2। अब देखें, यहां पर फर्ज कर लें, अगर हम कहते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड हैं तो 6 ATP और 4 NADPH2। 1 कार्बन डाइऑक्साइड है तो कितना? 3 और 2। 4 कार्बन डाइऑक्साइड हैं तो 3 गुना, 4 3s are 12, दुगने 8, 5 15। NADPH2 कितने चाहिए होंगे? 10, 6 18, और NADPH2 वो कितने चाहिए होंगे? तो NADPH2 जो है दोस विल बी रिक्वायर्ड 12, 12 कितने चाहिए होंगे? 12 जो है वो चाहिए होंगे। समझ आ गई है ना इसकी? अब देखें गौर से,
फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे? गौर से सुने। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 12 NADPH2 प्लस 18 ATPs, एरो, उसके बाद C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, 12 NADP और 18 ADP। ये सारा नोट कर लिया आपने? ऊपर वाला नोट कर लिए? नहीं नोट किया अभी। चलें देखें, मैं नीचे रिएक्शन लिखता हूं, आपने रिएक्शन कैसे लिखना है? रिएक्शन समझने के लिए पूरा फोटोसिंथेसिस समझ आ जाएगा। देखें, अच्छा इधर देखें, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 12 NADPH2 प्लस 18 ATP, ये क्या दे रहा है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर। 12 NADPH2 नहीं, समझ आ रही है ना, और 18 ADP। अब अगर आप रेमंड चैंग की बायोकेमिस्ट्री की बुक देखें तो उसके अंदर क्या है? रिएक्शन इस तरीके से दिया हुआ है कि ये बताने के लिए कि डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो उस चीज को हमने यहां पर चार्ट की शक्ल में लिख दिया कि अगर एमसीक्यूज के अंदर क्या है, अगर एमसीक्यूज के अंदर आपसे ये बात पूछी जाती है या ये क्वेश्चन आता है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एटीपीज रिक्वायर्ड कितने होंगे और NADPH2 कितने चाहिए होंगे, तो इस चार्ट के जरिए आप हल कर सकते हैं, राइट। अब अगर आपसे कोई कहे कि ATPs हैं 12 और NADPH2 हैं कितने? 8 हैं, तो इसके लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो साइकिल को प्रोसेस कर सकेंगे? तो आप आसानी से कह सकते हैं कि कितने चाहिए? 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। समझ आ गई है ना? होता नहीं है, लेकिन ये कि क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से क्या कर सकेंगे? सॉल्व कर सकेंगे। सो दिस वाज फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। और इसके बाद अगला टॉपिक जो है दैट इज रेस्पिरेशन, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसकी लेक्चर्स भी इंशाल्लाह हम तमाम अपलोड करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अपना फीडबैक कमेंट्स के अंदर जरूर दीजिए। थैंक यू।